अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम के बड़े बयान की। इमरान खान ने बलोचिस्तान के अस्करियत पसंदों को बातचीत का मौका दे दिया। कहा जो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा दरअसल वो बलोचिस्तान के बारे में सोचेगा। उन्होंने मकामी अमायदीन से खिताब में कहा, पहले भारत अस्करियत पसंदों को इस्तेमाल करता रहा है, मगर अब हालात मुख्तलिफ हैं। हमारी तरजीह इलेक्शन जीतना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। वजीर आजम ने साबिका हुक्मरानों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले जरदारी 51 और नवाज शरीफ 24 बार दुबई और लंदन गए, लेकिन कोई एक बार भी गवादर नहीं आया। बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने जमाने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, एक दफा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में एक दफा भी यहाँ नहीं आया होगा। उनके मकासद और थे, उन एरियाज को देखते थे, वो कैलकुलेट करते थे कि 5 साल में मैं ये इलाके, इधर मैं पैसा खर्च करूं, इधर से मैं जीतूंगा, फिर वापस वजीर आजम बन जाऊं। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो जरूर बलूचिस्तान का सोचेगा। इस बात पर रद्द अमल भी आया। वजीर आजम को नाराज बलोचों से तो बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। नून लीगी सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं बलोचिस्तान में 2 तरह के शिद्दत पसंद ग्रुप सरगर्म हैं। एक ग्रोह वो जो मामूली जराइम में मुलव्वस हैं और दूसरा वो जिसे गैर मुल्की ताकतों की हिमायत हासिल है। इस ग्रुप से बातचीत करना रियासत से नाइंसाफी होगी। उनको कौमी धारे में लाना चाहिए, लेकिन बड़ी देर की मेहरबान आते आते पिछले 3 साल से खान साहब की हुकूमत थी। काश ये एफर्ट को संजीदगी से पहले कर लेते। इसके अंदर 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक वो है जो कि माइनर एक्टिविटीज पॉलिटिकल और थोड़ा सा उनका वो टिल्ट है अस्करियत पसंदी की तरफ। कुछ है जो कि हार्ड कोर है और जो स्पॉन्सर्ड है फॉरेन एजेंसीज से जी। उनकी एविडेंस मौजूद है हमारे अस्करी अदारों के पास। मेरे ख्याल में उनसे एक टेबल पे बैठना जो है वो नाइंसाफी होगी रियासत पाकिस्तान के साथ। वज़ीर आज़म ने गवादर फ्री जोन का इफ्तिताह कर दिया। मुफाहमत की मुताबिक याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गवादर के मंसूबे बलोचिस्तान को तरक्की की नई राह पर डालेंगे। हमारी तिजारत वस्ती एशिया तक मुंसलिक हो जाएगी। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए 730 अरब रुपए का पैकेज दिया है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। ये जो गवादर है ये पाकिस्तान का एक फोकल पॉइंट बनने लगा है, जिधर से सारे पाकिस्तान का फायदा है और खास तौर पे बलूचिस्तान का, जिसको हमने निगलेक्ट किया, पीछे रह गया। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर का बन रहा है, ये सारी चीजें अब आगे कनेक्ट करने जा रही है गवादर को। बड़ा अच्छा जबरदस्त किस्म का टेक्निकल कॉलेज बन रहा है, फिर हॉस्पिटल भी बन रहा है 500 बेड का। वो आहिस्ता आहिस्ता गवादर उस पॉइंट पे पहुंच रहा है टेक ऑफ करने के लिए। पहली दफा हमने इतना ज्यादा फंड प्रोवाइड किया है इन सारे इलाकों को जो पीछे रह गए। बलूचिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा पैकेज प्रोवाइड किया है फेडरल गवर्नमेंट ने 730 अरब रुपए का, 730 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी बलूचिस्तान को इतना नहीं मिला। गवादर पोर्ट के फेज 2 का संग बुनियाद रख दिया गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने आज के दिन को तारीखी करार दे दिया। बोले इससे अरबों डॉलर की तिजारत का नया सिलसिला शुरू होगा। सीपैक दुश्मनों और हासिदों के निशाने पर है। एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है, जिसे जाइल करने के लिए वजारत इत्तलात अहम किरदार अदा कर रही है। सीपैक खित्ते के लिए अच्छी खबरें लाएगा, लेकिन फिलहाल सूरत हाल खासी संगीन है। अमेरिका को खुद समझ में नहीं आ रही कि आइंदा होगा क्या। वजीर आजम इमरान खान की ग्वादर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। इस वक्त सबसे ज्यादा भारत ही मुश्किल से 2-4 है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि भारत ने कभी भी हमें दिल से कबूल नहीं किया। रॉ और इसके ज़ैली इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है।
अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शेख रशीद ने पीडीएम पर भी तनकीद की। इमरान खान की हुकूमत की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। जल्द अज जल्द अफगान बॉर्डर की फेंसिंग हम मुकम्मल कर देंगे। पाकिस्तान की अजीम अफवाज अपनी कौमी जिम्मेदारियों के लिए हमा वक्त तैयार होते हैं। इस मरतबा अफगानिस्तान से वो हालात नहीं होंगे जो पहले अदवार का हिस्सा थे। लाहौर पे जो हमने आपसे कहा वो वैसा ही निकला। पहले दिन मैंने कहा था कि इसमें रॉ का हाथ है। कराची में भी एक गिरोह पकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान ने सिद्ध के दिल से हमें कबूल नहीं किया है। वो पाकिस्तान में रॉ और उसके जैली अदारे जो हैं किसी भी तखरीबकारी से ग्रेज नहीं कर रहे। तुर्की की बर्री फौज के कमांडर जनरल उमिद दुंदार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा दिफाई समेत इंसदाद दहशतगर्दी और फौजी तरबियत में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या कुछ हुआ है इस मुलाकात में, क्या डिस्कशन हुई, बताइए। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से बताया गया है कि इस मुलाकात में बाहमी और पेशेवराना दिलचस्पी के मामला समेत दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहना था और दोनों जानिब से फौजी रवाबत और बिलखसूस तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक हुआ है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि तुर्क कमांडर के खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी में पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ की गई है और जब GHQ आमद हुई है मोअज़्ज़ज़ मेहमान की, तो तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के जलसे की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम की ताकत से हुकूमत बनाएंगे, चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने पर यकीन नहीं रखते। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के जलसे में मतवालों और तब्दीली सरकार पर वार। कहा जियाले मोदी की आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं, न उसे अपनी शादियों में बुलाते हैं और न ही उसकी इंतखाबी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में कठपुतली हुकूमत नहीं चाहते। हम आजाद कश्मीर के अवाम के ताकत पे हुकूमत बनाएंगे। आप हमारा मुकाबला करना चाहते हैं तो वोट का मुकाबला करो, इलेक्शन का मुकाबला करो। वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। ये वो जियाले हैं जो मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। ये जियाले हैं, ये अपने शादियों पे मोदी को दावत नहीं देते हैं। ये जियाले हैं, ये मोदी की इलेक्शन में फतह के लिए दुआ नहीं मांगते हैं। आजाद कश्मीर को के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। वो ना मुजफ्फराबाद में कठपुतली चाहते हैं, ना इस्लामाबाद में कठपुतली चाहते हैं। पर्चा तालिब इल्मों का फेल मैट्रिक बोर्ड हो गया। और अब बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की, जिन्होंने समा को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ को पांव पकड़ने की बात खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी। एस्टैब्लिशमेंट के पास अब इमरान खान के अलावा चॉइस नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई और इमरान खान की बचा रही है। के बावजूद हुकूमतें जाती रहेंगी। कौन सी गई? मियां साहब की दो जी, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर से तो नहीं हुआ। आज एस्टेब्लिशमेंट हाथ हटा दे, ये हुकूमत तो बर्तरी लूज कर चुकी। जब उनके पास चॉइसेस होती हैं तो वो हुकूमत के खिलाफ भी हो सकते हैं, हुकूमत के साथ भी हो सकते हैं। आज चॉइस नहीं है, आज सौदा है, खरीदने वाला कोई नहीं। हम चॉइस बनना नहीं चाहते, हम सौदा करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। मेरी जमात में कोई इख्तलाफ राय है तो मैं उसको हल कर लूंगा, वो मेरा मसला है। अगर राना तनवीर साहब को क्लैरिटी नहीं है, मैं हाजिर हूँ, मैं उनकी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे वजीर भी नहीं है, मुझसे पूछ लें। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने टीवी पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारा सच बोलना भी लाजमी नहीं होता। सच बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसको बेहतर समझा। शहबाज साहब की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ आपको कि उनसे गलती हो गई है, इस बात को छोड़ें।
नून लीग का बयानिया है या फिर कोई मौमा? कौन समझा है, कौन समझाएगा? पार्टी के सीनियर रहनुमा उलझने लगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने राना तनवीर को बयानिया समझाने की पेशकश कर दी। राना तनवीर ने क्या जवाब दिया, ये भी देख लीजिए। तो मैंने जो कहा था मैं बिल्कुल सही कहा था। मैंने शायद साहब को अगर मेरी बात समझ में नहीं तो वो मुझसे पूछ लें आगे। तो शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है वो आपके ख्याल में ठीक था? ये तो समझ आ गया ना कि शायद को अगर समझ नहीं आई, शायद साहबान को, शायद खाकान को, तो मुझसे पूछ ले कि मैंने कहा था। उनको समझ आ जाएगी बड़ी अच्छी तरह। तो मियां शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया था वो दुरुस्त? शहबाज साहब का जो मैं समझा उन्होंने एहतरामन बात की थी उनका, क्योंकि वो भाइयों की तरह उनका मसला है। एक भाइयों नहीं मतलब बाप की तरह उनको समझते हैं, बेहद एहतराम करते हैं। वो समझते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी हुई तो वो मेरा हाल वो एक सिंबॉलिक बात उन्होंने की। अगर शायद कोई इसकी भी समझ नहीं आई तो समझना चाहिए। एक बात समझ नहीं आती, जलसों में एस्टेब्लिशमेंट को ताने देते हैं, बंद कमरे में पांव पकड़ लेते हैं। ऐसा फिरदौस आशिक आबान ने कहा। ऑपोजिशन पर खूब तनकीद की। बोली पहली बार अंपायर न्यूट्रल है। नून और शीन लीग की खींचातानी से पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। ऑपोजिशन की गीदड़ भपकियों का जवाब अपनी कारकर्दगी से देंगे। ठग और जो बदमाश होते हैं वो पब्लिकली गिरबान पकड़ते हैं, अंदर बंद कमरे में पांव पकड़ते हैं। MLN ने आज तक जो है मैच फिक्स करके खेले हैं। असल मसला ये है कि अंपायर जो है वो न्यूट्रल क्यों है। नून और शीन के अंदर जो खींचातानी है, मुनाफिकाना जो साथ है, कुछ अफराद जमात के अंदर वो शीन की क़यादत को मालशी बन के उनको तकवीत देते हैं और कुछ जो है वो ज़िले सुबहानी के दरबारी बन के वफादारियों का यकीन दिलाते हैं। हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है शफाफ इलेक्शन हो। गीदड़ बबकियां देने का जो अपोजिशन की रिवायत बन गई है, इसका जवाब हम अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। बड़े साहिब न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, तफसीलात कुछ ही देर बाद। अब आपको ये बताएं कि मैट्रिक बोर्ड बड़े इम्तिहान में फेल हो गया। 2 साल बाद पेपर्स लेने की आई बारी, मगर कुछ भी ना थी तैयारी। कहीं पर्चा ताखीर से शुरू हुआ, कहीं पर्चा पहुंच ही ना सका। कुछ सेंटर्स में बच्चों को पर्चा फोटो स्टेट करके दिया गया। मैट्रिक के तलबा इम्तिहानी मराकज पर दरबदर होते रहे, लेकिन चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को वक्त पर चीजों का इल्म ही ना हो सका। जमजम सईद रिपोर्ट करेंगी। एसओपीज को भी मौलूद ख्याल रखा जाए, ख्याल रखा जाए उनका, मौलूद ख्याल रखा जाए, ख्याल रखा जाए उनका। ये है कराची मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह, जो मैट्रिक के इम्तिहान के पहले रोज ही पूरी तरह फेल हो गए। पेपर टाइम पे शुरू हो चुका है, पेपर टाइम पे शुरू हो चुका है। 12:10 पे शुरू हुआ है पेपर, 12:10। चेयरमैन साहब, जिस पर्चे के शुरू होने का वक्त 9:30 बजे था, कई मराकज में 12 बजे भी शुरू ना हो सका। एक इम्तिहानी मरकज ऐसा भी था जिसमें 12 बजे पर्चा शुरू कराने के लिए भी सवाल नामे की फोटो कापियाँ करानी पड़ी। किसी स्कूल और से लिए तो हमने ये अपने मदद आपके तहत ये फोटो कापी करवा के और बच्चों का पेपर शुरू करवाया। सितम बालाए सितम ये हुआ कि जिन इम्तिहानी मराकिज में इम्तिहान देर से शुरू हुआ, उन्हें पूरे 2 घंटे भी नहीं दिए गए। अब सभी बच्चों के 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो छूटे ही छूटे हैं। जब पेपर छीना के पास हो जाओगे, अब एक बच्चा बेटा हुआ अपने मेहनत से पेपर कर रहे, उसको अब तरक्की पास कर रहे, तो इसका फायदा क्या हुआ। बदइंतजामी का दूसरा मुजाहिरा फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान शुरू होने के मुकर्ररा वक्त के सिर्फ 4 मिनट बाद आउट हो जाना था। मेरे लंबे बात नहीं, कहाँ पर्चा आउट हुआ है। कराची में मैट्रिक के इम्तिहान के पहले रोज बदइंतजामी के बाद वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि एजुकेशनल बोर्ड इनके कंट्रोल में ही नहीं है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। पहले पर्चे में बदइंतजामी हुई, तस्लीम करते हैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली ने गफलत में मुलव्वस गवर्नमेंट टीचर्स को शोकॉज दे दिया है। बोर्ड इम्तिहानात लेने पर ताहयात पाबंदी लगाई जाएगी। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में उनका क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। 147 जो है वो सेंटर हैं कराची में, जिसमें से 38 सेंटर में ये जो है इशू हुआ जहाँ पर देर से पहुंचे। उन सबको हमने जो है वो उनके लेटर सस्पेंड जो है वो खत्म जो है कैंसिल कर दिए हैं और उनके खिलाफ दादी भी कार्रवाई होगी। उनमें से जो है गवर्नमेंट के जो है टीचर्स हैं, उनको जो है वो वहाँ से शोकॉज नोटिस निकलेगा,
जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं बोर्ड में जो है वो ताहयात उनके लिए पाबंदी लगा दी गई है। आइडेंटिफाई हो गए सर, उनको लोग आइडेंटिफाई हो गए किसने किया है, कौन कौन लोग थे मुलव्विस? अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जाहिर है वो भी बहुत ज्यादा है, 38 है सेंटर्स इस पे हुआ है। ब्रेक के बाद साबिक सदर जिक्र करेंगे आसिफ अली जरदारी का, जिनके खिलाफ नैब में नया केस खुल गया है। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जवाब मांगा तो साबिक सदर ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नोटिस को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। नैब ने अपने नोटिस में आसिफ जरदारी को लिखा है कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में उनका अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया गया। आपको बताएं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर IT अमीन उल हक कहते हैं सिंध हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी, ना वो अपोजिशन के किसी तरक्याती कामों में किसी में हिस्सा लेने देते हैं। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते और मैं समझता हूँ गवर्नर राज जो है आइन में उसका जिक्र है तो मेरा ख्याल उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वजीर आला सिंध का तैयारा इस्तेमाल करने पर सवालात उठा दिए। मामले पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कल बिलावल साहब अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कल जहाज उनका 40,000 फुट पे जाके कोई खराब हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ ये जहाज किसका? ये चिंची रक्षा है चीफ मिनिस्टर का जहाज। मतलब किसने इख्तियार दिया चीफ मिनिस्टर को खुद अमेरिका चला जाए? यहाँ लोगों के पास एम्बुलेंस उठाने के लिए गदा गाड़ी की एम्बुलेंस है। बिलावल जरदारी MNA फ्रॉम लाड़काना को और 2 MPAs को जहाज किस सूरत में दिया जाता है? उस जहाज में पेट्रोल किसका था? कानूनी तौर पे अगर वजीर आला जहाज के अंदर मौजूद है, बेशक वो कंडक्टर की सूरत में है, क्लीनर की सूरत में है, मालशिया की सूरत में है, बिलावल साहब के, ठीक है, वजीर आला अगर जहाज में मौजूद है तो वो उस पर जा सकता है। जवाब मांगेंगे, इंशाल्लाह हम केस करेंगे। अनवर भाई केस तैयार कीजिए कि ये सिंध के चीफ मिनिस्टर का जहाज, इसको टैक्सी क्यों बना दिया गया? इसमें पेट्रोल कौन देता है? इसमें पैसे कौन देता है? मतलब बादशाहत नहीं है सिंध में। आप बादशाहत समझते हो, बादशाहत नहीं है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आला सिंध के जहाज़ में सफ़र करने की तस्दीक कर दी। समा के सवाल पर शाजिया मरी का कहना था कि जहाज़ में 2 वजीर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हीं 2 वज़रा से लिफ्ट ली थी। बादल ने कहा है कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ। बिलावल ने वजीर आला सिंध का जहाज़ इस्तेमाल किया और क्यों कर रहे हैं? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध गवर्नमेंट के जहाज में सफर किया तो उसमें 2 मिनिस्टर्स भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल साहब तो लिफ्ट लेके जा रहे थे 2 मिनिस्टर्स के साथ। सीनियर सहाफ़ी और समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक को FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग का नोटिस। इंसानी हुकूक और सहाफ़ती तंजीमों ने नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नदीम मलिक ने बताया है कि वो कल FIA में पेश नहीं होंगे। इंसानी हुकूक कमीशन ने नोटिस की मजम्मत करते हुए कहा है कि FIA सहाफ़ियों को हिरासा करने से गुरेज करे। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के अहदेदारान ने मुश्तरका बयान में कहा कि ऐसा इकदाम इंतहाई तशवीशनाक और सहाफ़ियों को बराह रास्त हिरासा करने के तासुर को मजबूत करता है, इसलिए नदीम मलिक को भेजा गया नोटिस वापस लिया जाए। टेररिज्म विंग, मैं जेट ब्लैक टेररिस्ट हूँ, आप मुझे नोटिस सर्व कर रहे हैं? दहशत गर्द हूँ मैं? मतलब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने नोटिस सर्व किया है उनको शायद अपनी निक्कर पहननी नहीं आती होगी। जब से ये 9/11 के वाक़यात के बाद हम इन इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। 6 जुलाई को पेशी सुबह 11 बजे आप हो जाएं और आके बताइए कि आपके पास सोर्सेज क्या हैं। एक तो मैं 6 जुलाई को आपके पास पेश नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें। दुनिया के जितने इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उसके मुताबिक एक जर्नलिस्ट को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने सोर्सेज रिवील करे। तो मैं तो रिपोर्ट करने वाला हूँ, जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट करेगा उसको आप बुलाएंगे कि आके तो काउंटर टेररिज्म विंग में आपके सामने पेशी भुगते। अपनी कारकर्दगी आपकी क्या है? 0। मंडी में बड़ा, घर लाते ही छोटा, ये मेरे जानवर को क्या हो गया? क्या हो गया? फल भूसी कुट्टी, जानवर को क्या खिलाऊं? मोटा कैसे बनाऊं? 2, 4, 6 दांत का चक्कर। मंडी लवर्स को लुटने से बचाएंगे, हर रात से पर्दा उठाएंगे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।